वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन माय अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया फेमस नोन रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है वो देखेंगे, कितने टाइप्स का होता है वो देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हमारा एलिमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन से रिएक्टेंट होते हैं और किस टाइम पे E1 रिएक्शन होता है, किस टाइम पे E2 रिएक्शन होता है, दोनों के बेसिक डिफरेंसेस पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो आज के इस वीडियो में ये सब मैं कवर करने वाला हूँ। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और फटाफट से शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पर वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू अ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनको अगर बेसिकली कैटेगराइज किया जाए तो तीन ब्रॉड कैटेगराइजेशन होती है। एक होती हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं जो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होने वाली हैं। एक होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जहाँ पे एक चीज़ दूसरे को रिप्लेस कर रही है, वन ऑफ द ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटिंग दी अदर ग्रुप, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो वो भी क्या होता है उनको मैं आगे वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगा। और थर्ड टाइप की होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा होगा, एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब कि वी आर एलिमिनेटिंग समथिंग, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमिनेट हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस यही है कि वहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वहाँ पर बॉन्ड, नया बॉन्ड बनने की कोई वो नहीं, फॉर्मेशन नहीं हो रही है। वन ऑफ द बॉन्ड ग्रुप इज़ गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर ग्रुप। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा ग्रुप हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, तो जब ग्रुप बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे जो कंपाउंड बनने वाला है तो एक नया बॉन्ड बनने वाला है। नया बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पर हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि दो कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। जो अगल बगल के कार्बन्स होते हैं, जो नेक्स्ट टू एक कार्बन के नेक्स्ट कार्बन में, तो एक ग्रुप कार्बन पे एक ग्रुप लगा होगा और एक कार्बन पे एक और ग्रुप लगा होगा, वो दोनों ग्रुप्स कहीं ना कहीं लीव करने वाले हैं एंड वी आर गेटिंग अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में मैंने दोनों रिएक्शंस को पहले हमने कैटेगराइज किया है कि मतलब दोनों में जो चीज़ें होती हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है वो देखेंगे। फिर E1 का अलग से देखेंगे विद एग्जांपल, फिर E2 का अलग से देखेंगे और लास्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे कॉमन ये पूछा जाता है कि E1 और E2 का बेसिक डिफरेंस क्या है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करने से ये होता है कि आप जब भी कभी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आप एक साथ दो चीज़ों को पढ़ देते हैं, तो आपकी एक साथ 2 टॉपिक तैयार हो जाते हैं। तो लास्ट में हम लोग E1 E2 का कंपैरेटिव एनालिसिस चार्ट बनाएंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड जो बने होंगे वो बॉन्ड ब्रेक ऑफ कर रहे हैं। तो ब्रेक ऑफ करने में क्या हो रहा है, जनरली हमारा एक CH का बॉन्ड होगा वो ब्रेक ऑफ करने वाला है, मतलब C से हाइड्रोजन को हम लोग हटा रहे हैं, वी आर रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन। और एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है C के साथ एक लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप होता है जो जैसे ही कोई फैसाइल कंडीशंस मिलती हैं वो लीव कर जाता है, मतलब उनके लिए अलग से कोई हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती है, उनको हम लोग फटाफट से लीव करा सकते हैं। सो वी हैव हैलोजेंस एज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो बहुत जल्दी लीव कर जाते हैं वो लोग। और भी कुछ होते हैं, अगर नहीं होते हैं, जैसे OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट उसको हम लोग एक प्रोटॉन देके OH2+ कन्वर्ट करके उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक वीडियो में लिविंग ग्रुप्स पे भी बना दूंगा कौन कौन से लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं पहली चीज़। तो वी आर ब्रेकिंग 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 1 कार्बन, और कोई लिविंग ग्रुप होगा उसमें वो बॉन्ड ब्रेक करेगा। 2 बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया है एंड नाउ दे आर रेडी टू फॉर्म कि वो कुछ करें। तो क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो फ्री हुआ है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, वो दोनों फ्री होके एक नया पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारे पास एक नया बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो ब्रेकिंग ऑफ 1 CH बॉन्ड एंड 1 C लिविंग ग्रुप बॉन्ड विच नीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड, एक नया पाई बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बन गए हमारे पास। तो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, 2 ऑफ द बॉन्ड्स, 1 CH बॉन्ड एंड 1 C लिविंग ग्रुप बॉन्ड इज ब्रेकिंग ऑफ एंड देन वी आर फॉर्मिंग अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये वाली जो रिएक्शन होती है एलिमिनेशन की, दे आर फेवर्ड बाय हीटिंग। अगर हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमें वो मिलता है, क्या कहते हैं, प्रोसेस हेसन अप हो जाता है, फास्टन अप हो जाता है। सो वी गेट द रिएक्शन डन इन एट अ फास्टर पेस।
फिर क्या होती हैं, दोनों की दोनों, चाहे एलिमिनेशन E1 हो चाहे एलिमिनेशन E2 हो, वो सेट-ज़ेफ रूल फॉलो करती है। सेट-ज़ेफ रूल क्या होता है? सेट-ज़ेफ रूल ये होता है कि जो फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट बनता है लास्ट में, वो प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए जिसमें क्या होता है कि जो हम लोग का बात कर रहे हैं, सिंपल से समझाऊंगा कि मेरा एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ऑफ कर रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं से टूटेगा, उसी कार्बन में से जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर मैं सिंपल से वर्ड में समझाऊँ तो इसको एक ऐसे बोलते हैं, पुअर गेट्स द पुअरर। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, मतलब जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है वो अपने हाइड्रोजन को और डोनेट कर देता है और वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके पास हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। सो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन इसमें CH बॉन्ड को ब्रेक ऑफ नहीं करेगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे या फिर जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा एल्काइल ग्रुप से, वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो मतलब आपको एक रूल याद करना है कि सेट-ज़ेफ रूल में जब भी अगर हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वही वाले कार्बन से ब्रेक ऑफ होने वाला है कि जिसमें क्या होता है आपका कम हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे मेरे पास 3 H लगे हैं और यहाँ पे कुछ और XR ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करिए, मुझे नहीं पता, कुछ भी लगा होगा। तो अब ये मुझे पता है एक ये CBr बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है। अब मैंने बोला था इसके बगल वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा वो वाला बॉन्ड टूटने वाला है। अब यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो कार्बन है ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा और ये दोनों लीव कर जाएंगे बॉन्ड। तो फाइनली हमारे पास CH और ये डबल बॉन्ड CH और R ये मिलेगा हमें। तो ये होता है सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग। जाने को हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता था, बट हम लोग सेट-ज़ेफ रूल को फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा उसी कार्बन से ब्रेक करने वाला है। तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गए हैं और अब चलिए देख लेते हैं E1 क्या कहता है और फिर E2 क्या कहता है, उसको और समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ सी कि E1 रिएक्शन क्या कहता है। तो E1 रिएक्शन के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। तो E1 मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन 1। अब एलिमिनेशन तो समझ में आ गया कि हम लोग कुछ चीज़ एलिमिनेट कर रहे हैं, एक H को एलिमिनेट कर रहे हैं और एक लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर? 1 का मतलब होता है कि जो ये डिपेंड करता है रेट लॉ, ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है यूनिमॉलिकुलर है। यूनिमॉलिकुलर मतलब होता है कि जब हमारी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक हमारा रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट बोलते हैं, या और एक साथ में एक कभी कभी हम लोग को प्रोटॉन वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है बेस। ये दोनों चीज़ें हम लोग रिएक्शन में डालते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में, एंड देन वी गेट आवर प्रोडक्ट। अब इनमें से ये 2 चीज़ें हैं, अगर हमारी रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो उसको बाइमॉलिकुलर रिएक्शन बोला जाता है अगर 2 पे कन्वर्ट करते हैं। अगर वो किसी एक पे डिपेंड करती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किसी एक पे डिपेंड करने वाला है, तो उसको बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन इज़ अ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन जिसमें वो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोग यहाँ पर E1 में बेस यूज़ करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे। तो ये सिर्फ एक ही की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिकुलर बोला जाता है, इसीलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन 1 बोला जाता है। सो ये पहली चीज़ है कि 1 क्यों बोला जाता है? 1 बिकॉज इट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली एंड नॉट ऑन द बेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कवर हो गया, यूनिमॉलिकुलर। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जब ये रिएक्शन करेंगे, अभी मैं समझाऊंगा इसका मैकेनिज्म, तो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बनने वाला है। ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा और हमें देखना है मतलब कि पहला स्टेप जो बनेगा उसमें कार्बोकेटायन बनने वाला है। और कार्बोकेटायन की आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पता है कि अगर 3 डिग्री का होगा तो 3 डिग्री पहले बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होने वाली है। यहाँ पर कोई बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि E1 रिएक्शन में बेस की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर क्या आता है
कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो प्रोडक्ट की होगी वो रिएक्टेंट से कोई मतलब कि ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है कि अगर हम सिन लेंगे तो हमें सिन प्रोडक्ट मिलेगा, एंटी लेंगे तो एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, या सिन लेंगे तो एंटी मिलेगा। स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है। समटाइम्स वी नीड द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर मिल जाता है, हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इवन रिएक्शन में। फिर ठीक है, फिर साथ में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या होता है, 2 स्टेप में हो रहा है, इवन है बट स्टेप्स 2 हैं। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि E1 इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली। बेस से कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका, स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होती इनकी, और क्या कहते हैं, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, और लास्ट में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है इनमें। तो ये हो गया, फटाफट से एक रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में ये कंपाउंड लिया है, इसका एक नोमेनक्लेचर कर लेते हैं फटाफट से। तो ये क्या है, हमारा सिंगल बॉन्डेड सारे हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे बिकॉज ब्रोमो हमारा यहाँ पे लगा है। 1 2 3 4 2 ब्रोमो, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन को, ब्यूटेन। ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। इसमें हम वाटर की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमें ब्यूट 2 इन मिलता है इसमें हमें। तो वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 2 इन। तो आप देखोगे एक Br यहाँ से निकला है, एक H यहाँ से निकला है, और इनके बदले में एक नया डबल बॉन्ड, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो एक CBr बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, एक CH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और एक हमें एक नया CC बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो मिल रहा है हमें। सो दिस इज हैपनिंग इन दी एलिमिनेशन 1 रिएक्शन। अब ये कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहली बात हमने क्या बोली थी कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो हमारे पास एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, तो ये हम लोग का एक के बाद एक होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो जाएगा। तो हमने जब स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, उसके बाद क्या है, हमारे पास एक ब्रोमो है विच इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। वो क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। ब्रोमो जब लीव करता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है बिकॉज इट इज़ ए नेगेटिव स्पीशीज एनायन होता है। तो जब वो लीव कर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लीव कर देगा, तो वी गेट ए कार्बोकैटायन हियर। तो हाँ, ये हमने पढ़ा था E1 में कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया है। अब इस कार्बोकैटायन को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करते हैं। तो कार्बोकैटायन है ये, तो यहाँ पर हमने वाटर डाला हुआ है। वाटर क्या होता है, वाटर के पास ऑक्सीजन है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो फ्री हो जाता है, वो बॉन्ड इधर चला जाता है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। सो वी गेट दी फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 2 इन। तो ये जो बॉन्ड है दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और हमें ब्यूट 2 इन मिल जाएगा। सो दिस इज E1 रिएक्शन। तो क्या हुआ, यूनिमोलिकुलर हो गई। ठीक है, सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट की, और बेस से कोई मतलब नहीं है हमें। उसके बाद क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेप में आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसमें क्या होता है, हमें एक न्यू पाई बॉन्ड मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्शन होती है, ये एल्केन या हेलो एल्केन्स जितने होते हैं, हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन होती है। तो वी आर कन्वर्टिंग ए सैचुरेटेड बॉन्ड टू अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो ये भी एक पॉइंट है जो इसको मेंशन कर सकते हैं। एल्केन या एल्कीन बनाने के लिए हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो ये हमारा E1 है। फटाफट से हम लोग अब E2 को और समझ लेते हैं। सारे पॉइंट सेम रखूँगा, बस कंपैरेटिव में देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहे हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी दी एलिमिनेशन रिएक्शन 2। एलिमिनेशन रिएक्शन 2 में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो शुरुआत नाम से ही करते हैं। एलिमिनेशन 2 का मतलब है कि यहाँ पर जो रिएक्शन का होगा सबस्ट्रेट, ये रिएक्शन कौन सी होगी, हमारी बायोमोलिकुलर रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर दोनों चीज़ें, जो सबस्ट्रेट और बेस दोनों हैं, हमारी जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों पे डिपेंड करती है, बिकॉज बेस ऑल्सो प्लेज द की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन। जो प्रोडक्ट बनने वाला बेस एज वेल एज सबस्ट्रेट दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो इसलिए होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है इसको। तो इसी वजह से इसको 2 एलिमिनेशन 2 बोला जाता है, क्योंकि ये बायोमोलिकुलर है। यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, एज लाइक E1 रिएक्शन है।
फिर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, हमने कहा कि बेस की भी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, KOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं जो पावरफुल अपना हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज़ करके, डिसोसिएट करके, और वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में। बेस का काम जनरली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जब भी कभी बेस कहीं आ जाए तो उसका मतलब होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है बेस, उनको अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है जनरली, OH माइनस सपोज करो, तो कोई भी H प्लस होता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो दिस इज़ नोन एज प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। बेस रिक्वायरमेंट इसीलिए किया जाता है। फिर स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन लीव करने वाला है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, सेम साइड पे नहीं होने चाहिए। दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। वही हाइड्रोजन रिमूव होगा जो हमारे लिविंग ग्रुप के अपोजिट में होगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में कि कैसे क्या हो रहा है एग्जाम्पल्स के तौर पे। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कोई कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और वहीं से वहीं फॉर्मेशन होता चला जाता है। मतलब कि एक साथ ही 1 वे में होगा आपका, एक तरफ से एलिमिनेशन होगा, एक तरफ से प्रोटॉन निकलेगा और एक तरफ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, करते हुए हमारा प्रोडक्ट बन जाता है एल्कीन। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। फिर से हम लोग देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है हमारे पास और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लिया है जो अपना OH आयन को डिसोसिएट करेगा और फाइनली हमको एक एल्कीन बन जाएगा, ब्यूट-2-इन बन के तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रोमो ब्यूटेन और ब्यूट-2-इन। इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होने वाला है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होने वाला है। ये हमारा बेस डाला हुआ है हमने, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल सबस्ट्रेट है। बेस का काम मैंने बताया, जैसे इसको कोई प्रोटॉन दिखता है वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैंने इनको उल्टा दिखाया, एक ऊपर दिखाया, एक नीचे दिखाया, सो दैट ये वाली बात आपको समझ में आ जाए कि जो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर भी होगा, बट ये उसको नहीं एलिमिनेट करके जो अपोजिट साइड से होता है उनको एलिमिनेट करता है। तो ये जाके इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आके पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला लीव कर जाएगा। तो ये लीव हो गया, ये पाई बॉन्ड बन गया और ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया और फाइनली हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से H चला गया, यहाँ से Br चला गया और एक नया पाई बॉन्ड हमें मिलके तैयार हो गया। तो दिस इज सिंगल स्टेप E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी करी जाती है। तो क्या हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन, कि ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन गया है, कि वो सेम साइड पे था, अपोजिट साइड पे था, उसके लिए स्टडी करी जाती। तो जब कभी भी ऐसी स्टडी करी जाती तो उनको हम लोग लेबलिंग कर देते हैं, टैगिंग कर देते हैं दूसरे मटेरियल से। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ने क्या कर लिया, ड्यूटेरियम जो कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसके साथ लेबल कर दिया। हमने 2 कंडीशन दिखाई हैं, जहाँ पे D को हमने सेम साइड पे रखा Br के, ये वेज बॉन्ड दिखा के हमने दिखाया कि ये दोनों सेम साइड पर हैं। और एक बार हमने क्या लिया, D को अपोजिट लिया हुआ है, जो D है उसकी ओरिएंटेशन अपोजिट है एज़ कम्पेयर टू अपने लीविंग ग्रुप की। तो 2 कंडीशन ली हमने, दोनों में बेस डाला और जो हमें प्रोडक्ट मिला कि जिसमें आपका D और Br अपोजिट था, उस वाले प्रोडक्ट में हमें कोई भी D नहीं मिला। मतलब कि D हमारा एलिमिनेट हो गया है। तो D यहाँ से निकला होगा और Br यहाँ से निकला होगा और एक पाई बॉन्ड बना होगा। और जबकि जब सेम साइड पे थे दोनों D और Br, तो उस कंडीशन में हमें एक तरफ D मिल गया और एक तरफ कुछ भी नहीं, मतलब और पाई बॉन्ड मिला। तो मतलब इसमें ये है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हुआ होगा और ये वाला ब्रोमो एलिमिनेट हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारा HBr एलिमिनेट हो रहा है, सॉरी Br माइनस और H प्लस एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पर हमारा Br माइनस और D प्लस एलिमिनेट हो रहा है। तो ये जो स्टडीज़ होती हैं इनको हम लोग आइसोटोप लेबलिंग या आइसोटोपिक लेबलिंग के द्वारा पता लगाते हैं कि विच ऑफ द हाइड्रोजन जो कौन सी पोजीशन पे था, एंटी पे था कि सिन पे था। इस तरीके से हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये था E2 रिएक्शन का। तो आई होप ये वाला E1 और E2 आपको ईजिली समझ में आ चुका होगा और इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस बना लें फटाफट से। तो उसमें क्या होते हैं कि सबसे पहली चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो E1 इज़ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, E2 इज़ बाईमोलिकुलर, तभी उसका नाम E1 पड़ा है, तभी उसका नाम E2 पड़ा है। बेस की बात करते हैं तो E1 में कोई बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, E2 में हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है।
E1 हमारा 2 स्टेप का रिएक्शन है, E2 हमारा सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। फिर हमारा क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है E1 में, E2 में कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। E1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री H और Br की कोई स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि वो अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं, तो कोई हिंड्रेंस या किसी की प्रॉब्लम ही नहीं होती है, तो वहाँ पे स्टेरिक एंटी सिन दोनों चलते हैं। पर यहाँ पर हमारा जो बनता है E2 में, हमारा जो H और लीविंग ग्रुप होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तभी वो एक साथ लीव करेंगे एंड वी विल गेट अ पाई बॉन्ड। और क्या होता है दोनों में, एल्केन या हेलो एल्केन्स से हम लोग एल्कीन्स बना रहे हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड से अनसैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमारा। और आई थिंक ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में अभी एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बस इतना ही, और कुछ एग्जांपल्स होंगे, उनको मैं एक साथ जब मैं बाकी रिएक्शंस स्टडी करूँगा तो उनके साथ हम लोग कवर अप कर लेंगे कुछ एग्जांपल E1 E2 वगैरह के। इस वीडियो में मैं यहीं पे टॉपिक स्टॉप करता हूँ। E1 वर्सेस E2 का आपको कंपैरेटिव एनालिसिस पता चल गया होगा कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया है, बेस कौन से यूज़ होते हैं वो पता कर लिए हैं, मैकेनिज़्म देख लिए हैं, स्टेप 1 रिएक्शन स्टेप 2 दोनों के मैकेनिज़्म। तो कभी भी क्वेश्चन आए E1 वर्सेस E2 का, तो आप ये कंपैरेटिव एनालिसिस का एक चार्ट बना के हर एक पॉइंट को ईजिली एक्सप्लेन करिए और पॉइंट वाइज लाइन वाइज लिखिए। रिएक्शन बनाने के बाद कभी भी स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर के नीचे उसका नाम ज़रूर लिखिएगा, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद ये जो एरोज़ होते हैं मैकेनिज़्म में वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कर्ली एरोज़ है कर्वी एरोज़ है, कि कौन सा चीज़ किसको खींच रही है। हमेशा एरो ये चीज़ याद रखिएगा मैकेनिज़्म में कि नेगेटिव से पॉजिटिव से ही बनाइएगा, पॉजिटिव से कभी इधर से इधर एरो कभी मत बना दीजिएगा। OH से हमेशा H की तरफ, नेगेटिव ही जाके इलेक्ट्रॉन ही जाके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इट इज़ न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज, नेवर इलेक्ट्रोफाइल टू न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री शो कर दीजिएगा। तो अगर ये सारे पॉइंट्स कवर अप करेंगे तो आई थिंक 15 मार्क्स का आपका E1 E2 का क्वेश्चन होगा, अगर तो वो इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा आपका, और ये सारे पॉइंट्स लिखकर इट विल बी रन। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करिएगा, तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।